गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने एक सॉलिड फ्यूल के बारे में बात की थी, ठोस ईंधन के बारे में बात की थी, और उसमें हमने कोयले को जाना था कि कोयला एक ठोस ईंधन है, कितने प्रकार का होता है और किस हिसाब से हम कोयले की गुणवत्ता जानने के लिए प्रोक्सीमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस का प्रयोग करते हैं, ताकि हम कोयले के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कंटेंट हैं, चाहे मॉइस्चर हो गया, कार्बन हो गया, एस हो गया, वोलेटाइल मैटर या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर की मात्रा कितनी है उसको ज्ञात करते हैं। आज उसी लेक्चर्स के उसी यूनिट्स में हम आज दूसरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम आज का टॉपिक का टाइटल है लिक्विड फ्यूल, यानी द्रव्य ईंधन के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके अंतर्गत हम कच्चे तेल यानी जिसको क्रूड पेट्रोलियम बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार से उसका शोधन होता है और शोधन के बाद हमको क्या क्या प्राप्त होता है, हमको शोधन के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। साइड में आप एक इमेज देख रहे होंगे, ये शोधन के लिए इसी प्रकार का यंत्र का प्रयोग होता है। हम डिटेल में इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम पहले आउटलाइन कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमको क्या क्या जानेंगे। पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे, वो क्या है, कैसे उसका शोधन होता है, शोधन करने समय हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे बॉइलिंग रेंज हो गया, कंपोजिशन हो गया, और साथ ही साथ उसके गुण क्या होते हैं, नॉकिंग, क्रैकिंग, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ये आपको सिलेबस में पढ़ना है। और ये सब लिक्विड फ्यूल से रिलेटेड टर्म्स हैं। आपको अभी ये सारे शब्द नए लग रहे होंगे, पर जैसे से अभी ये लेक्चर्स आगे बढ़ेगा आपको ये सारी चीज़ें से, सब टर्म से अवेयर हो जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये सारे वर्ड्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विड फ्यूल यानी द्रव ईंधन क्या है। पहली चीज़, जिसकी भी अवस्था द्रव हो, रूम टेम्परेचर पे जिसकी अवस्था द्रव हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, ऐसे ईंधन को हम लिक्विड फ्यूल बोलते हैं। तो अगर हम नेचुरल फॉर्म की बात करें तो क्रूड पेट्रोलियम द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जब हम उसका शोधन करते हैं तो हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे फ्यूल्स प्राप्त होते हैं जो जिसकी भी अवस्था लिक्विड होती है। ठीक है, तो वो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। अब बात यह है कि पेट्रोलियम दिखता कैसा है। तो आपको बता दूं, पेट्रोलियम का ज़्यादातर जो कलर होता है वो गाढ़ा हरे रंग का होता है, या काले रंग का विकसित बहुत गाढ़ा लिक्विड तेल हम बोलेंगे तेल होता है, जो कि हम समुद्र की गहराई में से यानी में से, और साथ ही साथ भूमि में भी बहुत अर्थ क्रस्ट की गहराई से, बहुत डीप, मतलब हम बहुत ज़्यादा अंदर तक गहराई से पेट्रोलियम कच्चे तेल की खनन करते हैं। ठीक है, अब कच्चे तेल जो बना है वो किस चीज़ से मिलके बना है, तो आपको बता दूं, पैराफिन, ओलेफिन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पैराफिन, ओलेफिन्स का ये सारे कंपाउंड्स के नाम है, यौगिक के नाम है। ओलेफिन्स मतलब हो गया ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कि डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से मिलके बने हो। ठीक है, और एरोमेटिक का मतलब होता है मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्रूड ऑयल में ऐसे यौगिक मिले हुए हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है, संरचना रिंग के फॉर्म की है। रिंग मतलब रिंग समझ रहे हैं, गोलाकार फॉर्म में होता है। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि सबसे ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन और कार्बन जैसे यौगिक का समावेश होता है। ठीक है, विथ माइनर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, और कम मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी मौजूद होते हैं कार्बनिक यौगिक के साथ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने जान लिया कि जो कच्चा तेल है वो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का समावेश है, जिसमें पैराफिन्स, ठीक है, जिसमें पैराफिन्स हो गए, ओलेफिन्स हो गए, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में कितनी % मौजूद रहता है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो 80 से लेके 87%, यानी सबसे ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज रहती है। उसके बाद हाइड्रोजन है 11 से 15%, फिर सल्फर है आपका 0.1 से 3.5, और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर जोड़ दें तो सबसे कम मात्रा में यानी 0.1 से लेकर 0.5% तक ही कच्चे तेल में मौजूद होता है। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम को 3 भागों में विभाजित किया जाता है एज पर द केमिकल नेचर ऑफ क्रूड ऑयल, यानी रासायनिक तौर पे उसकी संरचना कैसी है, उसके गुण क्या हैं, उस आधार पर कच्चे तेल को या पेट्रोलियम को 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला है पैराफिन्स बेस्ड टाइप क्रूड ऑयल। पैराफिन्स में क्या होता है, इट कंटेन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम CH4 to C35S72 एंड लिटिल अमाउंट ऑफ नैप्थलीन एंड एरोमेटिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है,
सबसे ज़्यादा मात्रा मतलब जो बॉन्डिंग होगी, जो सहसंयोजक बंध जो होता है वो सिंगल होगा। और साथ ही साथ जो शुरुआत होगा मतलब कार्बन जिसमें मतलब एक कंपाउंड एक ही कार्बन मौजूद हो, ऐसे यौगिक भी होंगे। और कहाँ तक हो सकते हैं, C35 यानी ऐसा भी यौगिक होगा जिसमें कार्बन की संख्या 35 होगी और हाइड्रोजन की संख्या 72 यानी 72 होगी। तो यहाँ ऐसे पेट्रोलियम जिसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 37 तक मौजूद होगा, वैसे पेट्रोलियम को हम पैराफिन बेस्ड क्रूड ऑयल बोलेंगे। उसमें बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर, नैफ्थलीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद एस्फेथैलेटिक बेस्ड टाइप क्रूड ऑयल होता है। इट कंटेन मेनली साइक्लोपैराफिन्स और नैफ्थलीन। ये जो कच्चा तेल है, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो कार्बनिक यौगिक होंगे वो साइक्लो होंगे, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, साथ ही साथ नैफ्थलीन, और इसमें जो कार्बन का जो आकार होगा वो थोड़ा जटिल होगा। ठीक है, रिंग फॉर्म में होगा। और जो यौगिक होंगे वो ज़्यादातर साइक्लोपैराफिन्स और नैफ्थलीन होंगे, और स्मॉल अमाउंट में पैराफिन और एरोमेटिक हाइड्रो, और बहुत कम मात्रा में आपको इसमें पैराफिन और एरोमेटिक यानी कार्बन्स आपको मिलेंगे। और तीसरा मिक्स टाइप, यानी ये दोनों पैराफिन्स और एस्फेथैलेटिक बेस दोनों टाइप के जब पेट्रोलियम आपको एक साथ मिले तो वो कहलाते हैं मिक्स्ड बेस टाइप क्रूड ऑयल। इट कंटेन बोथ पैराफिन्स एंड एस्फेथैलेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड वैक्स। अब एक चीज़ और ध्यान देखिएगा कि जो मिक्स टाइप होते हैं ना, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, मतलब सेमी सॉलिड, मतलब वो उनकी ना अवस्था ठोस में वर्गीकृत होगी, ना वो द्रव में, मतलब बीच का जो एक गाढ़ापन, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, जो वैक्स के रूप में जो बोलते हैं ना, मोम, उस टाइप का ये कच्चा तेल होता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी कि पेट्रोलियम को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला पैराफिन बेस कच्चा तेल, उसके बाद एस्फेथैलेटिक बेस कच्चा तेल, और तीसरा मिक्स टाइप। तो पैराफिन्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट वाले यौगिक होते हैं, और ज़्यादातर उसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर 35 तक होती है। कम मात्रा में उसमें नैफ्थलीन और एरोमेटिक्स यौगिक मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में। उसके बाद दूसरा एस्फेथैलेटिक बेस्ड है, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब 35 से ज़्यादा होगी, और ज़्यादातर ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी संरचना बहुत जटिल और साइक्लिक होती है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा आता है जिसमें ये दोनों प्रकार के यौगिक मौजूद हों, और ज़्यादातर इसकी जो अवस्था होती है रूम टेम्परेचर में, वो सेमी सॉलिड यानी मोम के फॉर्म में रहती है, ना वो द्रव में वर्गीकृत होता है, ना कि लिक्विड में। अब आते हैं थोड़ी माइनिंग के बारे में जान लेते हैं। ये आपका ऐसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर आपको थोड़ा बहुत जानना अच्छा है कि किस तरीके से पेट्रोलियम की माइनिंग की जाती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि द क्रूड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट कंटेन्स वाटर, सल्फर एंड सम अनवांटेड इम्प्योरिटी। जब कच्चे तेल का खनन होता है ना, तो उसके साथ पानी, सल्फर और भी अनवांटेड, मतलब ऐसी अशुद्धियाँ जो हमको नहीं चाहिए, वो भी कच्चे तेल के साथ खनन में पाइप्स के द्वारा खनन किया जाता है कच्चे तेल को, और जब ये सब बाहर आते हैं तो आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, सल्फर एंड दीज इम्प्योरिटीज द क्रूड ऑयल इज सेपरेट इनटू वेरियस यूजफुल फ्रैक्शन। तो शुरुआती समय में ही, पहले ही चरण में, जो अशुद्धियाँ जैसे सल्फर, पानी और अदर इम्प्योरिटीज जो कच्चे तेल में मिली रहती हैं, इसको पहले अलग कर दिया जाता है खनन के बाद, और उसके बाद इसका शोधन किया जाता है। तेल का शोधन शुरू होता है, और उसी शोधन के दौरान उनको बहुत सारी चीज़ें, डिज़ायरेबल स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्राप्त होती है, मतलब जो हमारे लिए लाभदायक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और इन सब का जो सेपरेशन होता है वो इनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको बता दूं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, ये सब का, नैफ्थलीन हो गया, सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग तापमान पर मतलब ये बॉयल होते हैं, और उसको एक कंडेंसर के थ्रू सेपरेट कर लिया जाता है। उसमें कंडेंसर सा ट्रे लगा रहता है, तो जो जिस बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचा वहाँ कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक अलग ट्रे में, एक अलग सेक्शन में सेपरेट हो जाता है। और इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए तेल का शोधन करते हैं, और उसमें के अंदर मौजूद अलग अलग फ्रैक्शन में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैफ्थलीन, वैक्स, गैसोलीन, ये सबको हम अलग अलग रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी तेल का शोधन करना। एंड देयर रिफाइनिंग प्लांट आर कॉल्ड ऑयल रिफाइनरी, और जहाँ पर इस प्रकार के तेल का शोधन होता है उसको हम
ऑयल रिफाइनरी यानी तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाने के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप। अब शोधन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो पहला स्टेप में क्या किया जाता है? पानी को अलग किया जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिलते, चूँकि तेल हल्का होता है तो वो पानी के ऊपर ही तैरता है। तो इसको क्या किया जाता है कि इमल्शन का यूज़ करके पानी और तेल को अलग कर लिया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में होता क्या? द क्रूड ऑयल इज अलाउड टू फ्लो बिटवीन टू हाईली चार्ज इलेक्ट्रोड वेयर कोलाइडल वाटर ड्रॉपलेट कोलैप्स टू फॉर्म लार्ज ड्रॉपलेट विच इज देन सेपरेट आउट फ्रॉम द ऑयल। तो जो पानी तेल में घुला रहता है और ऐसे कच्चे तेल को क्या किया जाता है? दो इलेक्ट्रोड, दो हाईली चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा विद्युत के बीच में से प्रवाह कराया जाता है। तो उस दौरान ये जो छोटे छोटे पानी की जो बूंदें होती हैं आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद का रूप ले लेती हैं और भारी हो जाती हैं और वो नीचे रह जाती हैं, और तेल चूँकि हल्का होने की वजह से ऊपर रह जाता है तो बहुत आसानी से तेल को अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को क्वार्ट्रेल्स प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हम पानी को अलग करते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है रिमूवल ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज़। ऐसी मतलब नुकसानदायक अशुद्धियाँ जो कच्चे तेल में मिली हुई है उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है? द प्रेजेंस ऑफ NaCl MgCl यानी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इन द क्रूड ऑयल कैन बी करोड द रिफाइनिंग इक्विपमेंट। होता क्या है कि कभी कभी तेल में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड नाम के लवण मिक्स रहते हैं, और अगर ये पानी तेल में मौजूद रहें तो वो क्या करते हैं? जो शोधन के जो उपकरण होते हैं उसको ख़राब करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं, उसमें जंग लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस लवण को तेल से अलग करें। तो इसको अलग करने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल डीसॉल्टिंग, यानी विद्युत की सहायता से हम नमक को अलग करते हैं। और दूसरा है डिहाइड्रेशन मेथड। ठीक है। दो विधि के द्वारा तेल में मौजूद सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। ठीक है। द सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन द क्रूड ऑयल इज रिमूव बाय द ट्रीटिंग ऑयल विथ कॉपर ऑक्साइड। अगर उसी कच्चे तेल में अगर सल्फर की यौगिक मौजूद हैं तो उसको अलग करने के लिए कॉपर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड विच इज देन रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन। अब जो जो तेल में जो सल्फर के यौगिक मिले हुए हैं उसमें अलग करने के लिए कॉपर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या करता है? सल्फर के ऑक्साइड के साथ मिलकर कॉपर सल्फाइड बनाता है। ठीक है। और कॉपर सल्फाइड यानी COS जो है जब रासायनिक रूप से जब रिएक्ट होता है तो ठोस अवस्था में तब बदल जाता है। तो अब इसको फिल्टर करके अलग कर लिया जाता है कच्चे तेल को और ये कॉपर सल्फाइड को। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम पानी को हमने कैसे कच्चे तेल में से अलग किया, साथ ही साथ जो इम्प्योरिटीज़ लवण के रूप में हैं सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड है उसको, और साथ ही साथ सल्फर के जो यौगिक होते हैं उसको कैसे अलग किया जाता है। अब जब पहले चरण में कच्चे तेल में जो नमक मौजूद था, जो पानी मौजूद था, जो सल्फर के कंपाउंड्स मौजूद थे उसको अलग करने के बाद तब जाके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कच्चे तेल का, जिसको हिंदी में प्रभाजी आवसन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हिंदी में नाम है प्रभाजी आवसन। और ये कब होता है? जब कच्चे तेल में से जब पानी, नमक और सल्फर कंपाउंड्स को अलग कर लिया जाता है तब हम उस कच्चे तेल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो अब आपको बता दूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। तो द क्रूड ऑयल इज देन हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री से इन एन आयरन रिटॉर्ट। अभी आपने शुरुआत में मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, अभी आपको बताती हूँ कि एक आयरन का रिटॉर्ट, एक टावर होता है जो कि लोहे का बना होता है। ठीक है। और उसमें हम 400 डिग्री सेल्सियस पर उस कच्चे तेल को गर्म करते हैं, वेयर बाई ऑल वोलेटाइल सब्सटेंस एक्सपेक्ट एज फ्लैट और कोक आर एवापोरेटेड। तो कच्चे तेल में जितने भी प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो गैसियस फॉर्म में बदल जाते हैं, किसको छोड़ के? कोक और एस्फेलेट को। ये इस तापमान पर वोलेटाइल या वेपोराइज नहीं होता, मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है। द हॉट वेपर आर देन पास्ड अप ए फ्रैक्शन कॉलम। अब जब ये पूरी तरह के भाप में बदल गया उसके बाद इसको हम अलग अलग कॉलम में अलाउ करते हैं कि उस कॉलम में जाए, और हर कॉलम में अलग अलग कंडेंसर लगे होते हैं, विच इज देन टॉल सिलेंड्रिकल टॉल कंटेनिंग नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेनलेस स्टील ट्रे। और हर अलग अलग कॉलम में अलग अलग स्टेनलेस स्टील के ट्रे लगे होते हैं जो कुछ दूरी पर है, शॉर्ट डिस्टेंस। ईच ट्रे इज प्रोवाइड विद स्मॉल चिमनी कवर्ड विद ए लूज कैप।
ठीक है। लूज कैप इसलिए ताकि जब वहाँ उस सेक्शन में आपका एवापोरेटेड पेट्रोलियम पहुँचे तो वहाँ कंडेंस होके जो बॉइलिंग रेंज के अकॉर्डिंग वो अलग सा कैप के थ्रू उस ट्रे के होते हुए बाहर निकल जाए। ठीक है। प्रभाजी आवर्षण की एक ऐसी विधि का नाम है जिसकी सहायता से पेट्रोल को उनके अन्य घटकों से अलग किया जाता है। गौरतलब है कि जब पेट्रोल को ज़मीन से निकाला जाता है तभी अपनी शुद्ध रूप में मौजूद नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग के लिए हमें इसे शुद्ध रूप की आवश्यकता होती है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने की इसी विधि को हम कहते हैं प्रभाजी आवर्षण। ठीक है। When the vapor of the oil go up in the fractionating column, they become gradually cooled and get condensed at different height of column. The fraction having higher boiling point condense at lower tray, whereas the fraction having lower boiling point condense at higher tray. The gasoline obtained by the fractional distillation is called a straight run gasoline. Various fraction obtained at different tray are given in a table. अब देखिए ये है वो लोहे का टावर जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी तेल के शोधन का कार्य होता है। प्रभाजी आवर्षण जिसको मैंने हिंदी में बोला, देखिए साइड में यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है आपका चैम्बर जहाँ पर हम कच्चे तेल को 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, और जैसे ही 400 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं तो वो तेल पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और अब चूंकि वो वेपर गैस है तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे मतलब डिस्टेंस पे स्टेनलेस स्टील के ट्रे लगे होते हैं और वहाँ पे ही कंडेंसर को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे तेल ऊपर की तरफ जाता है तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, कंडेंसर लगे हैं। तो जैसे अब जो सबसे ऊंचाई पर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है, वो सबसे ऊपर वाले ट्रे में सेग्रीगेट होगा। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो सबसे नीचे वाले, यानी जिसकी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे कंडेंस, तो वो ठंडा होकर क्या होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में मतलब लिक्विड फॉर्म में बदलकर इस लूप कैप के थ्रू यहाँ देखिए ये बाहर आ जाएगा यहाँ। उसी तरीके से डीजल थोड़ा और गैस ऊपर गया तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वहाँ कंडेंसर लगा है तो वो गैस की डीजल में कन्वर्ट मेल्ट हो गया और वो लिक्विड फॉर्म में इसी ट्रे के सहायता से वो बाहर निकल के आ जाता है। ठीक वैसे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे केरोसिन, नैप्था, गैसोलीन, पेट्रोलियम, ईथर, ऐसे ऐसे ये जो लूज कैप है, क्या मतलब वहाँ से लिक्विड फॉर्म में अगर वो बदला गैस जो था पेट्रोलियम गैस, जब गैसेस फॉर्म में बदला ताकि वो आसानी से वो अलग हो सके। ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाएगी और हमको सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म में इस तरीके से सेग्रीगेट होते हुए हमको सबसे ऊपर पेट्रोलियम ईथर मिलेगा, उसके नीचे गैसोलीन, उसके नीचे नैप्था, उसके नीचे केरोसिन, उसके नीचे डीजल और उसके नीचे लुब्रिकेटिंग ऑयल। और उसके बाद भी जो जिसका बॉइलिंग उसके रेंज में नहीं था वो गैस बाहर निकल जाती है यहाँ से। और सिर्फ जो वैक्स मतलब जो कोक और एस्फेलेट मतलब जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस पे नहीं थी वही बस नीचे रह जाती है। तो इस तरीके से जो इम्प्योरिटीज़ है वो उसको नीचे निकाला जाता है। ठीक है। और जो हैवी ऑयल से जो मतलब इस पर्टिकुलर जोन में मतलब इस पर्टिकुलर जोन में जो वेपोराइज नहीं हुआ, कंडेंस नहीं हुआ, वो नीचे से हैवी ऑयल के भारी जो तेल जिसको बोलेंगे उस फॉर्म में मेल्ट होकर यहाँ पे अलग कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम तेल का शोधन करके हम अलग अलग प्रकार के तेल को लिक्विड फ्यूल को प्राप्त करते हैं, जैसे हैवी ऑयल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, नैप्था हो गया, गैसोलीन और पेट्रोलियम। तो और ये जो है यही आपका लोहे का सिलेंड्रिकल नुमा एक टावर होता है जिसमें तेल का शोधन का कार्य होता है। ठीक है। अब देखिए एक मैं टेबुलेटेड फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि कितने तापमान पे क्या कौन सा तेल हमको अलग होता है। तो देखिए बॉइलिंग रेंज अनकंडेंस गैस 30 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपराइज हो जाए, जिसमें ज़्यादातर कार्बन की जो कंपोजिशन होती है C1 से C4 तक होती है। और ऐसे अनकंडेंस गैस को कहाँ यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल अंडर द नेम LPG। LPG के नाम पे जो गैस हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो यही होते हैं। फिर पेट्रोलियम ईथर 30 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो लिक्विड के फॉर्म में बदलता है, जिसमें कार्बन की जो नंबर्स होते हैं वो C5 से C7 के बीच में होते हैं। एज अ सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर गैसोलीन हो गया जो 40 से 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 5 से लेकर 9 तक होती है। और ज़्यादातर आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल मोटर व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। क्लीनिंग पर्पस मतलब ड्राई, आपने सुना होगा ड्राई वाश में पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो यह है फिर नैप्था हो गया जिसमें सॉल्वेंट स्पिरिट हो गया जो 120 से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस पर
बॉइलिंग रेंज है उसमें ये कंडेंस होता है। C9 to C10 ये भी ज़्यादातर क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब ड्राई क्लीनिंग साथ में साथ एज अ विलाय के रूप में भी नैप्था स्पिरिट आपको याद होगा यूज़ किया जाता है। उसके बाद केरोसिन है, कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जेट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, घर में रोशनी करने के लिए भी आपको पता होगा हम लोग केरोसिन का ही प्रयोग करते हैं, जो 180 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होता है। ठीक है, बॉइलिंग्स की। उसके बाद इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है C10 से C16 तक होती है। उसके बाद आपका डीजल आ गया, 250 से लेके 320 डिग्री सेल्सियस की बॉइलिंग रेंज है, और इसमें कार्बन की मात्रा होती है C10 से C18। ठीक है, तो डीजल की जो गाड़ियाँ होती है उसमें उस इंजन में डीजल यूज़ होता है। फिर उसके बाद लास्ट सबसे नीचे जो आपको देखा होगा टावर में आपने हैवी ऑयल्स निकला, जो 320 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग रेंज है, तो इसमें कार्बन की मात्रा C17 से C30। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा बढ़ी उसी हिसाब से बॉइलिंग रेंज भी बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन बाय क्रैकिंग, इस तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है गैसोलीन बनाने के लिए क्रैकिंग विधि के द्वारा। मैं आगे आपको लेक्चर्स में बताऊँगी कि क्रैकिंग कौन सी विधि है और कैसे हम उसे गैसोलीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमको हैवी ऑयल्स प्राप्त होता है नीचे, उसकी भी प्योरीफिकेशन की जाती है, और जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाया जाता है, पैराफिन वैक्स बनाया जाता है, ग्रीस, ठीक है, और बिटमेंस, ये सब ज़्यादातर लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मेडिसिन और कॉस्मेटिक, आपने पेट्रोलियम जेली का नाम सुना होगा, वैसलीन जेली, पेट्रोलियम जेली, तो ये जो क्या है मेडिसिन और कॉस्मेटिक में प्रयोग में लाए जाते हैं। कैंडल बनाने के लिए पैराफिन जो वैक्स सबसे नीचे जो वेस्ट के रूप में जो नीचे निकलता है, तो उसका भी प्रयोग मोमबत्ती बनाने में, वैक्स पेपर बनाने में, बूट पॉलिश, ये सब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीस आप सभी जानते हैं, ये भी तेल शोधन के दौरान निकला हुआ प्रोडक्ट है। ग्रीस आप सभी ने नाम सुना होगा। ज़्यादातर ग्रीस को गाड़ी वाड़ी वाहनों में लुब्रिकेटिंग स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जो एस्फैलेट जो और बिटुमेन जो है, जो कि 400 डिग्री के ऊपर इसका बॉइलिंग रेंज है, यूज फॉर मेकिंग रोड, वाटर प्रूफिंग रोड ETC। रोड बनाने के लिए जो कोल टायर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको तो वो ये ज़्यादातर सबसे नीचे प्राप्त ये प्रोडक्ट्स रहता है। वाटर प्रूफ रूफिंग, मतलब छतों की में पानी ना लीकेज हो, वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा यानी C30 यानी C30 और उससे ऊपर ही होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे तेल का शोधन होता है, और अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीज़ें अलग अलग ट्रे से बाहर निकल के आती हैं, उसमें कार्बन की कितनी मात्रा होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस तरीके से उसका उपयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रैकिंग्स के बारे में, ऑक्टेन नंबर के बारे में, सीटेन नंबर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स है, तो पहला आप लोग जो सवाल है आपके लिए असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ लिक्विड फ्यूल, गिव एन एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थर्ड आप लिखेंगे, आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि मेक अ लिस्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड after the fractional distillation of crude petroleum with their boiling range and their uses। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये दोनों जो टेबल्स उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट कितने टेम्परेचर में बाहर आता है, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, और कहाँ कहाँ पे प्रयोग में आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।